ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। सही है। और चैप्टर नंबर 6 जो कि है रिकॉर्डिंग सेल्स, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। अब हमारी जो मेन चीज़ें हैं FA1 के अंदर वो हैं डिस्कसिंग अबाउट परचेजेस एंड सेल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं मेन, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। परचेजेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। अभी हम लोग सेल्स को देख रहे हैं। ठीक है, सेल्स के रिगार्डिंग जो जो भी चीज़ें होती है, अब मैंने आपको सेल्स साइकिल तो मैंने बताई थी कि सेल्स साइकिल क्या होती है और उसको बेसिकली डिज़ाइन किस तरह किया जाता है और कंपनी में किस तरह फंक्शन करती है, किस तरह काम करती है। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि सेल्स में एक्चुअली हमारे क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, अब बुक पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सेल की डबल एंट्री क्या होती है। सही है। तो यहाँ पे मैं सेल की सबसे पहले डबल एंट्री लिख लेता हूँ, आप उसको समझ लें, रट लें या फिर दिमाग में रख लें, इसको दिमाग में बिठा लें कि आपकी जो सेल्स की एंट्री होती है वो है क्रेडिट सेल्स। और डेबिट हम लोग करते हैं या कैश करते हैं या फिर रिसीवेबल करते हैं। अब कैश उस केस में करते हैं जब आपको कैश मिल रही हो सेल के बदले में, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्केट में आप गए और आपको उसके बदले में कैश मिल रहा है। ठीक है, सेल के बदले में, तो आपको जो है कैश मिलता है, तो आप कैश उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन दूसरा केस हमारे पास ये होता है कि रिसीवेबल क्रिएट होता है। ठीक है, अब रिसीवेबल तब क्रिएट होता है जब आपके पास जो सामान है वो उधार पे जा रहा है। ठीक है, जब क्रेडिट सेल हो, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्स में रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो उनको एक नज़र यहाँ देख लेते हैं। तो अगेन चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि सेल्स की हमारी एंट्री क्या होती है। ठीक है, अब आपको याद होगा जो मैंने कैटेगरी 2 बताई थी, अगर आपने डबल एंट्री वाला लेक्चर अभी तक, तो लाजमी बात है आपने देख लिया होगा। उसमें जो कैटेगरी 2 थी उसके अंदर सेल आती है, तो C2 मैं कैटेगरी 2 को लिख रहा हूँ। इसमें जो इंक्रीज होता था वो आपको पता है क्या होता था, डेबिट होता था, राइट। और डिक्रीज जो होता है, सॉरी इंक्रीज आपके पास क्रेडिट होता था और डिक्रीज आपके पास क्या होता था, डेबिट। सही है, तो वही चीज़ मैंने बेसिकली यहाँ पे की है। सेल, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी, सारी चीज़ें किस में आती थी, कैटेगरी 2 में। और इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए यही चीज़ की हुई है। जस्ट मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हम देख रहे थे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसने क्या किया है बेसिकली। सेल्स के कुछ इसने एग्जांपल्स ली हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा मेनली बुक से ही होने जा रहा है। कंटेंट्स तो हम मोस्टली कॉमन सेंस के तौर पे समझ चुके हैं, बट बुक को भी फॉलो करना एक फॉर्मेलिटी है, तो इसलिए मैं बुक से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स डे बुक, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है इसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, डेट यहाँ पे लिखी हुई है, कस्टमर नेम्स लिखे हुए हैं कि इन इन लोगों को आपने क्या किया, सेल किया। अब कस्टमर का रेफरेंस नंबर लिखा है ताकि कस्टमर याद रहे आपको, और उनकी अमाउंट्स लिखी है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, इस पे भी एक चैप्टर है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेट अमाउंट लिखिए, नेट का मतलब होता है माइनस करके, सेल्स टैक्स माइनस करके, टोटल का मतलब होता है प्लस, मतलब कि ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट, उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल इसने एंट्री ऐसे की हुई है कि सेल इसने 3 लोगों को की थी, तो 3 रिसीवेबल क्रिएट हो गए होंगे, राइट। एक एफ वेल्स का, एक फार्गो लिमिटेड का और एक स्मिथ जोन्स का। इन सारों की हमने रिस्पेक्टिव जो सेल्स हैं वो लिख दी। सही है, अब ये मैंने अमाउंट्स क्यों लिखी है ये मैं आपको तब बताऊंगा। ये आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो ये वाली अमाउंट है ये क्यों नहीं लिखी, नेट वाली ये क्यों लिखी है इसने बुक में। ठीक है, ग्रॉस वाली ये मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा जब हमारी रेलिवेंट डिस्कशन आएगी, तो हमारा सेल्स टैक्स का चैप्टर आएगा। ठीक, अब सेल्स अकाउंट में हमने क्या किया है, 64.35 और 321.81 दोनों साथ हमने क्रेडिट कर दिए। ठीक है, जो हमारी डेबिट एंट्रीज बनेंगी वही क्रेडिट एंट्रीज बन जाएंगी। इससे ये समझ आता है कि हमारी ये वाली एंट्री पूरी हो रही है। जब डेबिट पे हम कैश या रिसीवेबल लिख रहे हैं और क्रेडिट पे सेल को हम सेल्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, ये तो बेसिक सी डिस्कशन होगी। अब यहाँ पे इसमें टाइप है एनालाइज सेल्स डे बुक क्या होती है। इफ सेल्स डे बुक इज एनालाइज दिस विल नॉर्मली मीन दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल एनालाइज विल बी एनालाइज इन दिस वे। ठीक है,
Implication of posting sales day book are that instead of there being just one single sales account, there will be sales account for each area of analysis. तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात करें, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा एनालिसिस वाला टॉपिक था, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। एनालाइज वाला जो है वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, मेनली सेल्स जो हमारी रिकॉर्ड्स उनको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे उसने अगेन एंट्री वही की हुई है। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए ये आ गया सेल्स टैक्स के जो हमारी चीज़ है, ठीक है। ये भी मैं आपको तब भी समझा रहा हूँ, बेसिकली हमारी रिसीट्स वाला एक चैप्टर है, ठीक है। रिसीट्स वाला एक चैप्टर है, चैप्टर आई थिंक 10 है या फिर 9 या 10 है, इस तरह होता है। आप मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह जब हम टैक्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग इसकी सेल्स और परचेजेस पे मैं आपको इम्प्लीकेशंस बता दूंगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक चीज़ होती है कि वैसे तो हम डेबिट कर रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं हम सेल्स वाला अकाउंट, डेबिट हम रिसीवर्स वगैरह का अकाउंट कर रहे होते हैं, बट जब टैक्स की बारी आती है तो वो हम अलग से एक दफ़ा समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट की, ये जब हमने सेल्स साइकिल पढ़ी थी तो हम लोग समझ लिया था हम लोगों ने कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि एक तो ये बैलेंस शो करता है कि आपके जो फॉर एग्जांपल कस्टमर है उसने कितना पे कर दिया, ठीक है, स्टार्ट ऑफ पीरियड में कितना और पे कितना करना है, इनवॉइसेस कितनी आपने सेंड की, हम एज अ कंपनी बात करें, ठीक है। क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, आपने कस्टमर से रिटर्न्स, याद है आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो हमने डिस्कस किया था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एमसीक्यू भी आपको टेस्ट हो सकता है। तो अगर आपने कोई रिटर्न्स वगैरह कस्टमर के आए हैं तो आपने एज ए रिटर्न एज ए रिप्लाई फ्रॉम द सेलर, सेलर हम हैं, आपने जो क्रेडिट नोट्स भेजे हैं, पेमेंट्स जो आई हैं कस्टमर से वो कितनी है और आखिरी बैलेंस कितना रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और जो बेसिकली हमारे पास रेमिटेंस एडवाइस थी उसके बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताया था, वो भी एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है इसको प्रिपेयर करने का, डायरेक्ट एग्जांपल से चेक करते हैं कि इसने कैसे बनाया है, ठीक है। अब आपका जो है एक कस्टमर है क्लाइव हुग्स के नाम से, इन सेल लेजर, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कस्टमर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, हम कंपनी है जो इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो तमाम सेल्स आ रही होंगी वो कहाँ आ रही होंगी, यहाँ पे डेबिट पे, क्योंकि जो हमारा अकाउंट है वो क्या हो जाता होगा, सेल्स क्रेडिट हो जाती होंगी, डेबिट जो है ये क्लाइव साहब जो है ये हो जाते हैं, राइट, ऐसे ही है। इसीलिए क्लाइव की चीज़ें सारी डेबिट पे आ रही हैं, ठीक है। अभी जो क्रेडिट बैंक पे हो रही है इसका ये मतलब है कि ये जो आपको पेमेंट्स कर चुका है आपका बैंक डेबिट हो जाएगा, राइट, और जब आपको पेमेंट उससे मिलेगी तो क्या हो जाएगा, क्लाइव साहब जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि उनसे पैसे खत्म हो गए, उनका रिसीवेबल खत्म हो गया, ठीक है। रिसीवेबल कैटेगरी 1 की आइटम थी इसीलिए उसका कोई यहाँ पे फिनिश होना है, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ओके, सही हो गया। तो ये हमारी सारी समरी लिखी हुई है बैलेंसेस की। सिंपली उसने क्या किया, समरी को उसने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सही है। मतलब बैलेंस शुरू में कितना था 25, जो इसने पे करना था, क्लाइव साहब ने हमें पे करना था, ठीक है। तो इसमें इन्वॉइस हुई उसके बाद 97, अब वो 25 वाला बैलेंस कितना बन गया 122, मतलब ये बैलेंस बता रहे हैं कि कितना रहता है या फिर कितना देना है, ठीक है। पेमेंट ये 25 रिसीव हो गए, थोड़ा सा माइनस हो गया, ठीक है, रिलीफ मिल गया। फिर हमारी इन्वॉइस हुई, उसने सेल चीज़ खरीदी हमारे से तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो करते करते क्रेडिट नोट भी माइनस हुआ, 230 में से माइनस हो गया 12 तो 217 रह गया। आखिरी बैलेंस जो 217 शो कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ये मकसद होता है, आपको शो करना कि आपका कस्टमर कितना ओ कर रहा है, और ये फिर आप जाके क्लाइव जो भी था उसको सेंड कर देंगे, ठीक है, ताकि उसको बताने के लिए कि इतना आपका अकाउंट जो है वो ड्यू में पड़ा हुआ है, इतनी अमाउंट आपने पे करनी है हमें, ठीक है। अब एज रिसीवर एनालिसिस देखते हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एज रिसीवर एनालिसिस बेसिकली एक हर कंपनी में एक डॉक्यूमेंट या फिर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी होती है आजकल, प्रिपेयर्ड होती है। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ड्राफ्ट सा बना लिया है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा क्लीन नहीं बना बट स्टिल ये ड्राफ्ट एक बन गया। अब इसमें डिफरेंट कॉलम्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एज रिसीवेबल एनालिसिस, ठीक है, ARA मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म इसका।
अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल हो सकता है लिखा हो लेस देन 30 डेज, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 30 to 60 डेज, और यहाँ हो सकता है लिखा हो 60 to 90 डेज। इसका ये मतलब है कि आपके कस्टमर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड है, ABC आपका कस्टमर है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है, सारे कस्टमर, उनके यहाँ बैलेंसेस लिखे होते हैं, कितना वो कितना अरसा हो गया उनके बैलेंसेस को ड्यू हुए हुए, और क्या हम उनसे कांटेक्ट करें या ना करें, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू एक समझ आ गया होगा बात का। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट कस्टमर वो कह रहे हैं कि हमेशा टाइम पे नहीं करता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इनको मैनेज करना जो है उसको कहते हैं एज रिसीवेबल एनालिसिस, ताकि एक कस्टमर है उसका मोर देन, फॉर एग्जाम्पल गैस करें, एक और कॉलम बना हुआ है उसमें लिखा है मोर देन 100 डेज, मोर देन 100, ठीक है। अब ये वाले बैलेंसेस आपको जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे, राइट, क्योंकि आप बहुत कंसर्न है कि यार ये 100 दिन से ज़्यादा हो गया अभी तक हमारे पैसे नहीं आए, राइट। इसीलिए हम एज रिसीवेबल एनालिसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने ये चीज़ की है, इसको क्लासीफाई इसने कर दिया 30 to 60, 60 to 90, 90 से ज़्यादा, ठीक है। ये कस्टमर्स के नाम लिखे हैं। अब इनके जो बैलेंसेज हैं ये आपको जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, उसको अपने ध्यान में रखने होंगे कि ये बढ़ ना जाए, ठीक है, लेस ना हो जाए, तो उनको कम से कम हमें रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, अब इसको यूज कैसे किया जाता है? इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर सेम क्रेडिट टर्म्स टू ऑल कस्टमर देयर मे बी स्टैंडर्ड रूल अबाउट, मतलब अगर कस्टमर एक ही सबको क्रेडिट टर्म देने लगी तो वो मैनेज करना काफ़ी आसान है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन सबको कहती है जो सा मर्जी कस्टमर हो, जितना बड़ा कस्टमर हो, जितना मर्जी बड़ा, उसको आप कहते हैं कि 30 डेज में आपने पे कर देना है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ बिजनेस करते हैं कुछ नहीं करते, तो उनके लिए जो 30 से एक्सीड कर जाएगा वो बहुत कंसर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो एज रिसीवेबल एनालिसिस का बेसिकली ये यूज है कि जो ओवर ड्यू हमारे बैलेंसेज हैं, राइट, ओवर ड्यू बैलेंसेज हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, कंपनी के अंदर पैसा वापस ना आए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। कम्युनिकेशन विद कस्टमर, मतलब कस्टमर से आप कम्युनिकेट किस तरह करें, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब कस्टमर के डिफरेंट क्वेरीज हो सकती हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट माइट हैव टू फॉलो अप ऑन कस्टमर, ये दो मेन कस्टमर से कम्युनिकेशन होती हैं, इन दो बेसिस पे ही बात की जा सकती है कस्टमर से, कि या तो कस्टमर को कोई कंप्लेन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग क्रेडिट में, मतलब कि आपने रिटर्न जो किया होता है गुड्स, उसकी पैसे आपको मिल गए या नहीं मिल गए, आपने पे कर दी या नहीं किए, ठीक है। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डेट की जो ओवर ड्यू हुआ है, जो मैंने आपको बताया मोर देन 100, फॉर एग्जांपल मोर देन 150 हो गया, तो उनके लिए काफ़ी कंसर्निंग होगा, ठीक है। तो ये भी कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू बी पोलाइट ऑल द टाइम, टू डील विद कस्टमर इन अ कर्टियस वे एंड प्रोफेशनल वे, ठीक है। कुछ बिजनेस करते हैं कि वो कस्टमर से सही तरह बात नहीं करते, मतलब तमीज़ से बात नहीं करते, इसीलिए उनसे जो है रिलेशंस कस्टमर्स के अच्छे नहीं होते, ठीक है, कंपनीज के। और ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी छोड़ देते हैं, मतलब कि उनसे परचेज या बाइंग ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ऑल इंफॉर्मेशन टू हैंड बिफोर डीलिंग विद कस्टमर, जैसे कि अगर आप एक कस्टमर से किसी ओवर ड्यू बैलेंस के लिए फॉलो अप करें, ठीक है, तो आपको तमाम उसकी इंफॉर्मेशन, उसका बंदे का नाम, कितना बैलेंस ड्यू है, ताकि आप कोई गलत चीज़ ना कह दें इसको। अगर आप कोई गलत की चीज़ कह देंगे एज ए कंपनी, तो आप भी उल्टा फंस सकते हैं, ठीक है। ऑफिस कॉपी ऑफ ऑल इनवॉइसेस, जो भी इससे रेलेवेंट सबूत है, एविडेंस है, वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर फॉलोइंग अप ओवरड्यू पेमेंट, अब देखें प्रोसीजर क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, बट डिस्कस करने इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, एक डेट कलेक्शन पॉलिसी होती है कि आपने इस तरह उसका कस्टमर का डेट कलेक्ट करना है, ठीक है। सेंड आउट इनवॉइसेस प्रॉम्प्टली हैविंग मेड श्योर दे आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट, सही है, इसका ये मतलब है कि आपने इनवॉइसेस सही तरह भेजनी है, कोई वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर कस्टमर को इनवॉइस जो है, इनवॉइस मिली ही नहीं है, वो कहेगा मैं कहाँ से पेमेंट करूँ, वो कहेगा मुझे तो इनवॉइस ही नहीं मिली, फिर आपके लिए मसला बन सकता है। ऑफर ए सेटलमेंट डिस्काउंट, अगर आप अर्ली पेमेंट मांग रहे हैं, डिस्काउंट्स को हमें डिस्कस करना है अगेन आगे सेल्स टैक्स वाले चैप्टर में, तो अगर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो अर्ली पेमेंट पे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कस्टमर रेजेस अ क्वेरी अबाउट इनवॉइस, क्वेरी शुड बी डेल्ट
अब कुछ बिजनेसेस होते हैं जो ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते हैं, कस्टमर को डीपली नहीं समझते, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर के जो क्वेरीज हैं उनको डायरेक्टली हैंडल कर पाना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट इज एग्रीड, क्रेडिट नोट शुड बी, अच्छा जब कस्टमर को आपने एग्री कर दिया कि आपके गुड्स आगे रिटर्न, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, आपको उसी वक्त जल्दी से जल्दी जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल कंपनी को कस्टमर को कैटर करना चाहिए और रिफंड करना चाहिए, ये जो भी रिसीवेबल वगैरह डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, एमसीक्यू वगैरह में तो नहीं आ सकते, बट कॉमन सेंस है। चलिए एक और देख लेते हैं। When debt becomes overdue for payment, there should be established procedure, मतलब कि एक प्रोसीजर बना होना चाहिए कंपनी में कि जब कस्टमर का डेट ओवरड्यू हो जाए, 100 दिन फॉर एग्जाम्पल 200 दिन हो गए, तो आपको कैसे उससे कैटर करना है। बदतमीजी से बात नहीं करनी है ऑब्वियसली आपने, ठीक है। और कस्टमर से पोलाइटली आपने हर चीज़ एड्रेस करनी है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी मेन चीज़ है। ओके, अब ये थोड़ी सी बातों को डिटेल में ले जा रहे हैं, इनको डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि सिलेबस का भी बिल्कुल पार्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने इनको पढ़ना हो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बट पेपर में ये नहीं आ सकता कि कस्टमर को लेटर किस तरह लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी FA1 के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जस्ट एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं कि लेटर आपने कंपनी वगैरह का सारा एड्रेस लिखा, ठीक है, कस्टमर को एड्रेस किया, डियर कस्टमर, वी नोट फ्रॉम रिकॉर्ड्स कि आपका जो सम है वो 400 का ड्यू है, ठीक है। और इनवॉइस नंबर और इस डेट को, इसीलिए मैं कह रहा था कि तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तमाम चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे, विच इज स्टिल अनपेड, पेमेंट इज देयर फॉर ओवर ड्यू, आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल, पोलाइटली होना चाहिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ों पर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इसको फॉलो किया गया है, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज़ प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी।